हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। लेकिन हिस्ट्री से पहले क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, हिस्ट्री याद नहीं रहती है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री को याद नहीं किया जा सकता, तो उसका रीजन है क्योंकि हिस्ट्री का नाम ही कहानी है। और कहानी को अगर कहानी का सीक्वेंस के हिसाब से अगर याद करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब भी आपने दादी अम्मा ने अगर आपको कहानी सुनाई होगी तो जिस वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगा, कहानी को रटने की बजाय उसको फील करना शुरू करें, है ना। जब आप इस चीज को फील करना शुरू कर दोगे तो चीजें याद भी रहेगी और चीजें समझ में भी आएगी। और सारी चीजें क्या करें, सीक्वेंस के अंदर, यानी कि सभी का क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पाषाण काल से शुरू किया था, पेलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक में आए, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण का मतलब नियोलिथिक एज, और ऐसे एंड सो ऑन में अभी 2 मिलियन ईयर्स बीसी से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं यहाँ पहुंच गया हूं लगभग अप्रोक्सीमेट 324 में। मैं यहाँ की आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सोचिए मैंने कितना लंबा ड्यूरेशन जो है एक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया। अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा, तो प्लीज हिंदी वाले भी बने रहें और इंग्लिश वाले भी बने रहें। रही बात सब्सक्राइब की, तो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है ऐसी जो इस पूरे चैप्टर के अंदर आने वाली है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि किंगडम क्या होता है ना, किंगडम, एक एम्पायर क्या होता है, और एक डायनेस्टी क्या होती है ना। किंगडम एक तरीके से एक आप मान लीजिए छोटे छोटे स्टेट्स को, इन स्टेट को मिलाकर जैसे नेशन बनता है, जिस तरीके से एक राज्य बनता है, उसी प्रकार से एम्पायर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को ही मान लीजिए आप, कि बहुत सारे किंगडम्स को बनाकर क्या बनता है, एक पूरा का पूरा एम्पायर बनता है। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट से बना जैसे मान लीजिए स्टेट, और स्टेट एक तरीके से बड़ा है ना, और अगर आप इनको स्टेट मानते हो तो ये बन जाएगा आपका पूरा नेशन। एक तरीके से छोटी चीजों को मिलाकर बड़ा बनाना, वही एम्पायर है। तो बहुत सारे किंगडम्स को मिलाकर एक एम्पायर बना था। और डायनेस्टी को हिंदी में कहते हैं जैसा कि वंश। वंश का मतलब एक तरीके से ही हो गया, एक कोई पर्सन है, उसके जो नेक्स्ट जो सन होंगे या फिर बेटा होगा जो अगला, वही क्या बनेगा, अगला किंग या फिर एम्परर बनेगा। इसी को कहते हैं डायनेस्टी, वंश, वंशज एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर यही होने वाला है मौर्यन एम्पायर के अंदर, जहां पर बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की, मौर्यन वंश की, मौर्यन साम्राज्य की। वहां पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, उसके बाद में बिंदुसार आएंगे, उसके बाद में अशोक आएंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्योंकि एक ही समाज के, एक ही वंश के लोग हैं, इसलिए इसको एक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। और अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका या फिर इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि इनके बिना ये चैप्टर यानी कि ये जो मौर्यन एम्पायर है वो पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर कौन है, जिसको आप हिंदी में सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सिकंदर कौन है, पहले तो ये देखें। सिकंदर एक अपना जो ग्रीक स्टेट है वहां मैसिडोनिया नाम से, मैसिडोनिया, यहाँ का राजा या फिर रूलर था, है ना। यहाँ का रूलर था जिसका एक तरीके से सनक सवार थी, आप ये कह सकते हो कि वो एक तरीके से सभी किंगडम्स या फिर एम्पायर्स को जीतना चाहता था। ये एक इसकी खासियत थी, इसलिए क्या करा था, इसने भारत पर भी आक्रमण किया था। ये जो अपना इंडिया वाला जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसका यहाँ पर एक कॉरिडोर से इसने एंटर करने की कोशिश करी थी, है ना। यहाँ से एक एंटर करने की कोशिश करी थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर सबसे पहले था पंजाब, है ना। तो इसने पंजाब से लड़ाई लड़ी। यहाँ के राजा कौन थे, पोरस। पंजाब के राजा उस टाइम पर रूलर कौन थे, पोरस थे। पोरस के साथ इन्होंने क्या करी, लड़ाई करी, है ना, अटैक करा। वहां पर उन दोनों के बीच में वार हुई। वार होने के बाद में जीता कौन, अलेक्जेंडर। जीता कौन, अलेक्जेंडर। लेकिन इसकी जो पोरस राजा हैं और जो किंग है, जो रूलर है, उनकी ब्रेवनेस के कारण, उसकी ब्रेवरी के कारण उन्होंने क्या कर दिया, ये जो किंगडम इन्होंने जीता वो इनको वापस दे दिया, एक तरीके से वापस दे दिया, और ये वापस चले गए।
और ये पूरा जो वॉर हुई थी, ये हुई थी झेलम रिवर के किनारे। कहाँ पर हुई थी? झेलम रिवर के किनारे किनारे। और ये यहाँ पर लगभग लगभग 19 मंथ, लगभग 19 महीने के आसपास तक ये सिकंदर जो है वो भारत के आसपास, भारत के अंदर रहा था उस टाइम पर, और फिर ये वापस चला गया। यहाँ से एक इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर है जिनका नाम है सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है इस पूरी आगे आने वाली पूरी डिस्कशन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर अपने जो चाणक्य हैं, है ना। चाणक्य कौन थे? एक तरीके से ये एक मिनिस्टर थे, यानी कि मंत्री थे नंद डायनेस्टी में। मैं आपको बता दूं, नंद डायनेस्टी जो थी अपनी, जिसका लास्ट रूलर का नाम था धनानंद, है ना। धनानंद की जो वो कोर्ट थी वहां पर ये मिनिस्टर थे। धनानंद ने क्या किया, इनको एक तरीके से इंसल्ट कर दी, जिसकी वजह से इन्होंने एक वाव ले ली, यानी कि एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस पूरी डायनेस्टी को, पूरे वंश को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और ये फिर वहां से निकल गए थे। उसके बाद में इनकी एक किसी जंगल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात हुई, है ना। उसके बाद में इन्होंने उसको ट्रेन किया, ट्रेन करके पूरी एक सेना तैयार करी, और उसके बाद में इन्होंने नंदा डायनेस्टी के ऊपर हमला बोला और ये जीत गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके कुछ और नाम भी है, जैसे चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, और एक कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों कौन है? एक ही पर्सन है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये जो बुक है, नाम से तो ऐसा लग रहा है, अर्थशास्त्र से नाम लग रहा है, अर्थशास्त्र हिंदी में इकोनॉमिक्स को कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है ना। लेकिन ये नहीं, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स के बारे में बुक है कि भाई पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, यानी कि राजनीति कैसे चलाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मतलब एक तरीके से नीतियों को एक तरीके से मतलब जो अपने जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है एक तरीके से, उसके बारे में ये पूरी बुक है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल्यूकस निकेटर। मैंने आपको बता ही दिया कि सेल्यूकस निकेटर कौन सा कमांडर था, है ना, कहां पर? अलेक्जेंडर वाले टाइम पर। एक पर्सन है, उसका नाम है मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो एक तरीके से एम्बेसडर थे कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, एक तरीके से सभा में। वहां पर ये क्या थे? एम्बेसडर थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका इन्होंने लिखी है। इंडिका टोटली बेस्ड है पूरी की पूरी मौर्यन एम्पायर के ऊपर, कि पूरा मौर्यन एम्पायर कैसा था, कैसे डेवलप हुआ था, उसके बारे में टोटल जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। तो ये तो थी वो बेसिक जानकारियां जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पूरे चैप्टर को शुरुआत करने से पहले। अब मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश होने से पहले क्या हमारी यहाँ की मतलब एक तरीके से क्या सिचुएशन थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये अपना जो इंडिया था, ये अपना मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा कोई भी कमेंट ना करे, मैं तो यही कहूंगा, है ना। तो ये एक तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से ये यूं करके समथिंग, ये वाला जो रीजन है, ये पाकिस्तान वाला रीजन में इसी के अंदर कवर कर रहा हूँ ना, इस टाइप से कुछ था जो। तो इस वाले रीजन के अंदर ये टोटल, ये यहाँ वाला जो रीजन है, ये टोटल यहाँ पर थी नंद डायनेस्टी। कौन सी थी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी थी। यहाँ वाला इलाके के अंदर किसी भी हमारी जो मतलब नंद डायनेस्टी है, फिर मौर्यन डायनेस्टी है, यहाँ पर नहीं आई थी। यानी कि नंद डायनेस्टी या फिर मौर्यन जो डायनेस्टी है उसने नॉर्थ इंडिया पर ही रूल किया था, यहाँ तक ये टोटल इलाका, ये वाला जो सारा रीजन था वो मगध एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत आता था उस टाइम पर। यहाँ पर केरला, तमिलनाडु और ये नॉर्थ ईस्टर्न भारत यानी कि इंडिया, ये वाला जो इलाका है ये अपना जो मौर्यन एम्पायर है उसके अंतर्गत, इसके अंडर में नहीं आता था। इसी बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया था 600 से लेकर मैं 325 तक आ चुका हूँ।
325 तक मेरा टोटल जो है महाजनपद वाला पीरियड था, है ना। यहाँ पर 325 326 के आसपास में नंद डायनेस्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी मगध के अंदर, क्योंकि मगध ही जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था। हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार जाकर रेफर कर ले। तो यहाँ पर मगध जो थी, यहाँ पर नंद डायनेस्टी राज करती थी, एक तरीके से उनका ही रूल था। तो इस टाइम पर क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा बेकार राजा था, एक तरीके से अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने जो जनता है, जो वहां के पीपल्स है, उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से सजाएं देता था, उसे टैक्स वसूलता था। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान थी यहाँ की जनता नंद डायनेस्टी के अंडर में। प्लस एक और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी टाइम के आसपास 325 326 के आसपास में ही यहाँ से इस वाले कॉरिडोर से, है ना, यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से किसकी एंट्री हो रही थी, अलेक्जेंडर की एंट्री, है ना। तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे कि भाई अगर कल को, एक तो ये प्रॉब्लम है ही हमारे घर के अंदर, पहली प्रॉब्लम, दूसरा अगर ये अलेक्जेंडर अगर घर के अंदर आ गया, देश के अंदर आ गया, तो एक तरीके से फॉरेन रूल हो जाएगा पूरे इंडिया के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो लोग यहाँ के चिंता में थे, एक तरीके से उनके प्रॉब्लम थी कि भाई अलेक्जेंडर आकर यहाँ पर इसको मतलब हरा कर यहाँ पर राज ना कर ले, है ना। लेकिन यहाँ पर ये पोरस राजा की वजह से ये अलेक्जेंडर वापस चला गया था, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, है ना। ये तो हो गया टोटल यहाँ की बात। और ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये जो टोटल जो लड़ाई हुई थी यहाँ पर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में पंजाब के अंदर, ये झेलम रिवर की किनारे हुई थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई होप। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसी टाइम पर लगभग 325 के आसपास में क्या हो गया था यहाँ पर, मतलब एक तरीके से चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य का क्या किया था, इंसल्ट करके निकाल दिया था नंदा ने। मैं जैसा कि आपको धनानंद के बारे में बताया कि उन्होंने निकाल दिया था। बाद में उनकी मुलाकात किससे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, इसी बात भी समझ में आ गई आपको। तो अपना जो ये एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, तो ये बहुत ही बड़ा बना था एक तरीके से, क्योंकि लार्जेस्ट, पहले भी ये लार्जेस्ट महाजनपद था, लेकिन अब लार्जेस्ट एम्पायर बन गया, ठीक है ना। इसका एरिया लगभग 51,000 किलोमीटर स्क्वायर था और बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉस्पेरस महाजनपद, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस एम्पायर था, बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से फलने फूलने वाला। उसका रीजन क्या था, दो तीन, एक तो पानी का रिसोर्स बहुत अच्छा था, यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, खाने को कोई कमी नहीं थी, है ना, क्योंकि जहां पानी होता है वहां खाना होता है। और तीसरा, आयरन के सबसे ज्यादा भंडार अगर कहीं मिलते हैं तो वो था हमारा मगध एम्पायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। यहाँ पर लास्ट रूलर कौन था, मैंने आपको बताया था, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी धनानंद था, है ना, जिसको हराकर जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य है वो राजा बने थे। इतनी बात खत्म हो गई। यहाँ पर मैंने अभी आपको जैसा कि बताया था कि ये वाला जो इलाका है ये टोटल अंडर में था यहाँ पर, लेकिन ये वाला केरला, तमिलनाडु और इधर वाला ये जो इलाका है ईस्टर्न वाला, है ना, ये हमारे इस डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के अंडर में नहीं आता था। यहाँ बात हो गई पूरे मौर्यन एम्पायर की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन कैसे हुई, मतलब स्थापना कैसे हुई, किसने करी वहां से। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो फाउंडेड किया था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक तरीके से स्थापित किया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और ये लगभग की बात है 321 बीसी की। कब ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 321 बीसी में। 326 के आसपास मैंने क्या बताया था, अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। अटैक होने के 4-5 साल बाद में ही ये यहाँ पर राजा बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराया, किसको डिफीट किया, किसको डिफीट किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को इसने क्या किया था, डिफीट किया था। ये बात भी हो गई। ये लगभग 25 साल की उम्र में ही, 25 साल की एज के अंदर ही राजा बन गया था, मतलब रूलर बन गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अप्रॉक्स 15 साल बाद, 320-321 के जस्ट कुछ 10-15 साल बाद में 305 बीसी में, 15 साल बाद, ये कैलेंडर उल्टा क्यों चल रहा है इसके बारे में मैं 100 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार महाजनपद वाला या फिर जो अपना मेसोलिथिक एज का लेक्चर है वहां पर आप एक बार रेफर कर लें, आपको समझ में आ जाएगा ये कैलेंडर उल्टा क्यों चल रहा है। तो 15 साल बाद यानी कि 305 के अंदर
सेल्यूकस निकेटर, याद करो सेल्यूकस निकेटर कौन था और जवाब दे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई सेल्यूकस निकेटर कौन था, है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन था? आपने अगर जवाब नहीं दिया तो एक बार पोस्ट करें, नीचे जाए कमेंट करें कि ये कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर था एम्बेसडर, सॉरी कमांडर। कमांडर था किसका? अलेक्जेंडर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर वापस चला गया था, लेकिन 15 साल बाद कौन आया? सेल्यूकस निकेटर आया वापस से। किस ख्वाब में, किस उम्मीद में, किस ड्रीम के अंदर कि मैं इंडिया को पूरा वापस से जीतूंगा, इसमें ये वापस आया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई? उस टाइम पर क्या था, वो नंदा डायनेस्टी थी, लेकिन 15 साल बाद में यहाँ पर कौन आ गया? मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था इस टाइम पर, उसका रूल था। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर इसके अंडर में था। इसने यहाँ से फिर से एंटर करने की कोशिश करी थी, पर इस बार सॉरी इसकी जो सामना हुआ जो इसका, वो मौर्य के साथ हुआ और ये हार गया। इस बार सेल्यूकस निकेटर हार गया। लेकिन अब हारने के बाद में हुआ क्या? उसने कुछ शर्तें रखी। एक तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हुई, एक ट्रीटी साइन हुई, एक संधि साइन हुई। संधि के अंदर क्या हो गया कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या कर दिया, जो अपना जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया, है ना, बलूचिस्तान के साथ काबुल, काबुल के अलावा अपन बात करूं तो मैं अपना जो गांधार वाला जो इलाका है ना, गांधार वाला इलाका हो गया, और एक इंपॉर्टेंट एरिया हेरात का। ये जो टोटल एरिया है ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया सेल्यूकस निकेटर ने। क्या कर दिया सेल्यूकस निकेटर ने? इसको वो टोटल जो एरिया था वो इसको दे दिया। प्लस इसने क्या कर दिया, अपनी एक बेटी, यानी कि इसकी एक लड़की थी, डॉटर थी हेलेना, उसकी शादी किसके साथ करवा दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हेलेना की शादी, प्लस हेरात, जो गांधार, काबुल और बलूचिस्तान वाला इलाका, ये टोटल चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में दिए 500 हाथी, यानी कि 500 एलिफेंट। 500 एलिफेंट वापस से सेल्यूकस निकेटर को दिए, है ना। और इसी टाइम पर जो सेल्यूकस निकेटर है, इसने एक मेगास्थनीज नाम का पर्सन, मेगास्थनीज, जो कि कहां पर राजदूत बना, यानी कि एक एम्बेसडर बना, कहां पर? इन द कोर्ट ऑफ अपने जो चाणक्य सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी कोर्ट में क्या बना? एक राजदूत बना, एम्बेसडर बना, जिसने आगे चलकर एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टोटल बेस्ड थी मौर्यन एम्पायर के ऊपर। इसी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, तो बस समझते जाएं, समझने के साथ साथ जो चीजें आपको जैसे जैसे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी देर में लिखते जाएं, ताकि आपको क्या है कि चीजें समझ में भी आती जाए और आपके नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बनते जाएं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मेगास्थनीज की बात हो गई कि मेगास्थनीज कैसे आया और क्या किया। अब अपन बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की खुद की, कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कैसा था, कहां से आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य इसलिए पड़ा, कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसी जगह से था, बिलोंग करता था जहां पर बहुत ही ज्यादा मोर थे, इसलिए इसको इन्होंने अपना जो नाम है वो मौर्य रख लिया। बट पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं, लेकिन बस ऐसा एक मतलब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट में कहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो जैसा कि मैंने बताया 25 साल की उम्र में इसने जीत लिया नंदा डायनेस्टी को, और एक पहला इसने इस्टेब्लिशमेंट कर दिया मौर्यन एम्पायर का। यहाँ पर बात हो गई, उसके बाद में ये जीत गया, ये मैंने सारा आपको बताया, है ना। लास्ट के अंदर जब ये मरने वाला था, लगभग 298 के आसपास की बात है ना, 298 के आसपास में इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से 25 साल के आसपास इन्होंने रूल किया, लगभग 25 ईयर्स तक रूल कर लिया। रूल करने के बाद में लास्ट के अंदर फाइनली इन्होंने जैनिज्म को अपनाया, यानी कि जैन धर्म को इन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया। और बाद में अपने साथ में जो क्या नाम है, भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ में ये मिलकर कहां चले गए? मैसूर। मैसूर में एक्चुअली कहां पर चले गए? मैसूर की जो जगह है श्रावण बेलागोला, श्रावण बेलागोला नाम की एक जगह है, वहां पर ये चले गए और वहां पर अपना मतलब एक तरीके से पूरा राजपाट त्याग दिया, एक तरीके से सब कुछ छोड़कर चले गए। जब ये सब कुछ छोड़कर चले गए तो किसको दिया होगा? अपने बेटे को। इनका सन था, उस सन का नाम था बिंदुसार। तो अपनी पूरा का पूरा इसने सब कुछ राजपाट बिंदुसार को दिया और चले गए यहाँ पर भद्रबाहु के साथ में
श्रावण बेलागोला यानी कि मैसूर के अंदर। वहां पर इन्होंने एक व्रत होता है संलेखन, क्या नाम होता है उसका, संलेखन। संलेखन यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का ये फास्ट होता है। फास्ट के अंदर क्या है, तो कुछ खाया नहीं जाता, तो बिना कुछ खाए एक तरीके से भूख के मारे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का काम, कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने एक तरीके से अपने जीवन की अंतिम क्षणों को कैसे जिया, कैसे अपने डेथ को मतलब एक तरीके से मृत्यु को हासिल किया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज अब लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें अच्छा लगा, और प्लस जो अपना जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।